वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर वेव्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक इफ टाइम पीरियड of the electrical vibrator is decreased। yes, हमारे पास एक रिपल टैंक है। आपने ये बताना है कि अगर हम उसके इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर की टाइम पीरियड को चेंज करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, व्हाट विल हैपन टू स्पीड ऑफ द वेव्स। दूसरी चीज़ उसने हमसे ये पूछी है कि स्पीड ऑफ वेव्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये पढ़ा था हमने। ओके, और आपको ये भी पता था कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये भी याद होगा आपको। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है कि टाइम पीरियड जो है उसे हमने क्या किया है, डिक्रीज़ किया है। तो आपको पता है कि ये इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम टाइम पीरियड को डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन आपने तो ये नहीं पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। मैंने आपको तब भी ये बताया था कि जब दो डिफरेंट मीडियम्स की हम बात करेंगे, यानी कि वेव जो है वो एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर होगी, देन हम ये कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। यहाँ पे हम जो हमारा सोर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर हमारा एक सोर्स है, अगर हम सोर्स का टाइम पीरियड चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको यहाँ पे कोई मीडियम का जिक्र नहीं मिल रहा, यानी कि मीडियम यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ। तो अगर मीडियम मेंशन ना हो तो आपने ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स से चेंज की जाती है, मीडियम में चेंज नहीं होती। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और आप देखें कि अगर टाइम पीरियड को हम डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो स्पीड और वेवलेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि स्पीड और वेवलेंथ का ताल्लुक तब होगा जब फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी जो है, इसका फार्मूला मैंने बता दिया, डिक्रीजिंग द टाइम पीरियड इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। जैसे मैंने आपको फार्मूले में बताया कि अगर हम टाइम पीरियड को डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। द स्पीड ऑफ द वेव्स डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, क्योंकि जब आप रेयर से डेंसर या फिर शैलो से डीप या डीप से शैलो वाटर में जाते हैं तो डेप्थ चेंज होती है। शैलो वाटर मैंने आपको कहा था उसकी डेप्थ कम होती है, डीप वाटर की डेप्थ ज़्यादा होती है। तो जब मीडियम की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं तो उससे स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि मीडियम चेंज हो रहा है, इस वजह से स्पीड और वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। और वो क्यों इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल हैपन टू वेवलेंथ। आपने बताना है कि वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक इफ वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। यस, अगर हमारी वेव्स जो हैं वो डीप वाटर से शैलो वाटर में इंटर होंगी तो क्या डिफरेंसेस आएंगे, ये मैंने आपको सेपरेटली लिखवाया भी था अगर आपको याद हो। तो क्या होता है कि जब डीप से शैलो में जाएगा तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी। तो मैंने आपको बताया था कि v हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशन विद लैम्डा व्हेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि लैम्डा जो है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था वो फ्रीक्वेंसी थी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी। ओके,
अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह रही है, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किसके साथ होता है? टाइम पीरियड के साथ। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये सारे वेरिएबल्स मैंने सेपरेटली यहाँ पे नोट कर दिए हैं। व्हेन वेव्स मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, देयर स्पीड डिक्रीजेस। यस, स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एंड वेवलेंथ आल्सो डिक्रीजेस। उसकी रीजन मैंने वहाँ मेंशन कर दी है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज आर सेट बाय द वाइब्रेटिंग सोर्स। तो आपने याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने जब रिपल टैंक को पढ़ा था, तो रिपल टैंक में हमने इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर यूज़ किया था। वो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर जो है वो हमारा डिस्टर्बेंस का सोर्स है। तो जो हमारा सोर्स होगा वो वेव्स को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ओके, क्लियर होगी यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन्स आर टेकिंग प्लेस एट सन। जी, सन से आपको पता है हमें रोशनी मिलती है, और सन के ऊपर एक स्पेशल काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और उस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। जैसे आपने एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुना है, तो वो बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसे हम अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक और न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसे हम फ्यूजन कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सन के ऊपर हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? और जब ये रिएक्शन होता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन प्रोड्यूस होता है। तो जब एक्सप्लोजन प्रोड्यूस होता है तो आपको पता है कि एक्सप्लोजन के साथ आपको आवाज़ भी आती है। ठीक है, वी गेट हीट ऑन अर्थ। तो एक्सप्लोजन की वजह से हीट जो है वो ज़मीन तक आती है। ये जो आप जिसको सनलाइट कहते हैं, दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? हमें उसकी आवाज़ नहीं आती। इतना बड़ा एक्सप्लोजन जो है वो सूरज के ऊपर होता है, हमें उसकी आवाज़ इसलिए नहीं आती कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ इसलिए आ रही है कि आप और मेरे दरमियान एक मीडियम है जो कि एयर है। तो जब मैं बोलता हूँ तो एयर में वाइब्रेशंस, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती हैं, और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है आपके ईयर की तरफ। और आपको पता है कि आपके ईयर के अंदर एक बहुत ही फ्रेजाइल सी जो है वो एक सरफेस होती है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। वो वाइब्रेट करता है तो फिर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अगर हम इस एयर को यहाँ से रिमूव कर दें तो फिर आप मुझे नहीं सुन सकेंगे। तो रीज़न ये है कि सूरज और ज़मीन के दरमियान में वैक्यूम है। वैक्यूम ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती, कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, यानी कि मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं होता। इस वजह से साउंड वहाँ से ज़मीन तक ट्रैवल नहीं कर पाता, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आती। ऑल राइट, ओके। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ अ वैक्यूम। वैक्यूम इज़ अ प्लेस जहाँ पे कोई भी मटेरियल मीडियम जो है वो मौजूद नहीं होता। सो साउंड कैन नॉट पास थ्रू इट। तो साउंड वहाँ से पास नहीं कर पाता। हीट रीचेज अस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने मैकेनिकल वेव्स के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी स्टडी किया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए लाइट रेज, एक्स रेज, ये सारी की सारी जो है वो ज़मीन पर पहुंच जाती हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू वाटर वेव्स, किसका डिस्कशन हो रही है? वाटर वेव्स की। रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ मटेरियल के अंदर इंटर हो चुकी है, और रिफ्लेक्ट का मतलब क्या था? टकरा के वापस आ गई है बाउंड्री से। एट द बाउंड्री ऑफ शैलो वाटर, जी, एंड डीप वाटर, रिलेट दिस बिहेवियर टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको जब रिपल टैंक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ के वेव होने के लिए ज़रूरी है कि वो 3 टेस्ट पास करें। और वो 3 टेस्ट कौन से हैं? नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 रिफ्रैक्शन, नंबर 3 डायफ्रैक्शन। तो मुझे बताएं कि अगर वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स हमने स्टडी की हैं,
इसी तरह लाइट भी एक वेव है, लाइट भी एक वेव है और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या लाइट भी रिफ्लेक्शन करेगी? एग्जैक्टली करेगी, क्योंकि लाइट जो है वो वेव है, तो उसको भी ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो देखें, वाटर वेव्स रिफ्लेक्टेड बिकॉज देयर स्पीड चेंजेस एज डेप्थ चेंजेस। जी, जब डीप से शैलो या शैलो से डीप में जाती थी तो क्या होता था कि वाटर की डेप्थ जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। उसके चेंज होने की वजह से उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, विच चेंजेस देयर वेवलेंथ एंड बेंड्स देयर डायरेक्शन। अगर स्पीड चेंज होगी तो साथ वेवलेंथ भी चेंज होगी और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वाइल फ्रीक्वेंसी स्टेज कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था कि जब मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड चेंज नहीं होंगे। सिमिलरली, इसी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट्स व्हेन पासिंग बिटवीन मीडिया ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। मतलब आप देखते हैं कुछ ग्लास जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, कुछ ग्लास जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कम डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। इसी तरह लाइट जब एक रेयर ग्लास से डेंसर ग्लास में इंटर होती है तो वो भी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड चेंज नहीं होंगे। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई डिफरेंट वेव टाइप्स। आपने डिफरेंट वेव टाइप्स बतानी है बेस्ड ऑन वेदर दे रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जी, जस्टिफाई व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम। दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। नंबर 1, आपने वेव्स को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई इस तरह से करना है कि आपने बताना है कि कौन सी वेव्स जो हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इस बेसिस पे आपने वेव्स को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो हमने दो तरह की वेव्स जो हैं वो स्टडी की हैं अभी तक। नंबर 1, हमने मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस किया है। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। नंबर 2, हमने दूसरी डिस्कस की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो पहले तो हमने ये क्लासिफाई कर लिया। नंबर 2, उसने क्या कहा है, जस्टिफाई व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो बेसिकली वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या करती है, प्रोपगेट करती है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, सोर्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो इस तरह ये सो एंड सो एंड सो, इस तरह ये एक दूसरे को क्या करती रहती हैं, प्रोड्यूस करती रहती हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या करती हैं, प्रोपगेट करती हैं। अब इसका आंसर देखते हैं हम। मैकेनिकल वेव्स सच एज साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। इन सब वेव्स को मीडियम की ज़रूरत है। क्या आप वाटर वेव्स वाटर के बगैर प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको वाटर एज अ मीडियम रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज लाइट, रेडियो वेव्स एंड एक्सरेज डू नॉट नीड अ मीडियम, कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। मैंने पहले बताया कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। ऑल राइट, दिस इज because electromagnetic waves are produced by mutually sustaining oscillating electric and magnetic fields which do not rely on the vibration of the particles। एक बात सोर्स ने प्रोड्यूस कर दी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द साइकिल गोज ऑन। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन इट्स ओन क्या करती जाएगी, प्रोपगेट करती जाएगी और उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। ऑल राइट, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, ये तो आपको पता है। अंडर व्हाट कंडीशन मैक्सिमम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स अकर्स। ये मैंने आपको 4 डिफरेंट फॉर्म्स में लिखवाया था। क्या कहा था मैंने आपको कि अगर
हमारे पास आने वाली वेव की वेवलेंथ ज़्यादा हो या बराबर हो गैप साइज के, तो डाइफ्रैक्शन क्या होगी? डाइफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम। ये वो कंडीशन है जो कि मैक्सिमम डाइफ्रैक्शन की है। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होगी तो डाइफ्रैक्शन होगी ज़रूर, लेकिन ना होने के बराबर, यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट डाइफ्रैक्शन होगी। और अगर ये कंडीशन एग्जैक्टली मीट करेगी तो फिर हमारे पास मैक्सिमम डाइफ्रैक्शन होगी। यस, क्लियर हो गया? इसको मैं रीड नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्टिंग्विश। अच्छा, डिस्टिंग्विश एंड डिफरेंशिएट के दरमियान क्या फ़र्क होता है? जब आपसे कहा जाता है कि दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करें, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि आप इनको इस तरह से डिफरेंशिएट करें कि इनका फ़र्क वाजे हो जाए, इसे हम कहते हैं डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन by describing how each process affect wave direction and speed। जी, क्वेश्चन का पहला हिस्सा है, उसमें वो हमसे पूछ रहा है कि आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्टिंग्विश करना है, और इस तरह से डिस्टिंग्विश करना है कि आपने वेव डायरेक्शन के बारे में भी बताना है और स्पीड के बारे में भी बताना है। जी, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, यस, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? यस, रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। और इसमें एक और कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल के साथ आके वेव टकरा रही है और जिस एंगल के साथ टकरा के वापस जा रही है, इन दोनों एंगल्स का, इसे एंगल कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, यस, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जी, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है? स्पीड चेंजेस, और यहां पे क्या होता है? डायरेक्शन भी चेंज करती है। तो अगर आप क्वेश्चन देखें दोबारा से, तो उसने हमसे क्या पूछा था कि आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्टिंग्विश करना है, और साथ आपने वेव डायरेक्शन भी बतानी है और स्पीड भी बतानी है। अब देखें आप, इन रिफ्लेक्शन अ वेव बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, टकरा के वेव जो है वो वापस आ जाती है। इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ स्टेज द सेम, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि स्पीड डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी। अगर मीडियम सेम रह रहा है तो स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल राइट, ओनली इट्स डायरेक्शन चेंजेस। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है विद एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात मैंने आपको बता दी है। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा? अ वेव इंटर्स अ डिफरेंट मीडियम, जैसे वो डिफरेंट मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगी तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, और या इंक्रीज या डिक्रीज करेगी डिपेंडिंग अपॉन के वो शैलो से डीप में जा रही है, डीप से शैलो में जा रही है, जबकि फ्रीक्वेंसी स्टेज कांस्टेंट। और इस स्पीड के चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन का हिस्सा देखें ज़रा, वो कहता है कि डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट, आपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है टू डिमॉन्स्ट्रेट भी करना है आपने बोथ फिनोमेना यूजिंग अ रिपल टैंक। तो आपने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है जिसमें आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, और जो आपने इक्विपमेंट या डिवाइस यूज़ करनी है दैट इज़ रिपल टैंक, एंड इवेलुएट हाउ चेंजेस इन मीडियम इफेक्ट ईच प्रोसेस। और ये जितने प्रोसेस हमने पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके बारे में आपने रिफ्लेक्ट करना है खुद से
कि ये प्रोसेस कौन कौन सा हुआ और कौन कौन सा नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने छोटा सा लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट। इन अ रिपल टैंक प्लेस अ स्ट्रेट बैरियर टू रिफ्लेक्ट वेव। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने एक स्लैब या बार को मैंने रिपल टैंक की ट्रे में रख दिया था, और इस तरह से उसके जो नीचे ऊपर जो लाइट थी, लाइट उसका इमेज जो है वो डाउनवर्ड बना रही थी, और इसका इमेज जो था वहाँ से मैंने रिफ्लेक्शन को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि मैंने ट्रे के हाफ हिस्से में एक बड़ी स्लैब रख दी। जहाँ पे मैंने स्लैब रखी है वहाँ पे पानी शैलो हो जाएगा और दूसरी जगह पे पानी डीप हो जाएगा, और इस तरह से मैंने रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया था, और बाकी सारे चेंजेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। तो ये हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, 7 शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरीज हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।